Assalamu alaikum everyone. This is Hifza Waheed. We have been discussing alternating current in last two lectures. We have already discussed root mean square values, alternating current circuits, and impedance as well in the last lecture. In today's video, inshallah, we are going to discuss three-phase AC supply. You are asked to describe three-phase AC supply. Pay close attention to the command word used here, right? And then we'll discuss electromagnetic waves spectrum and जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी प्रोडक्शन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के बारे में कुछ डिटेल्स एंड लास्टली विल सी एएम एंड एफएम दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहले जरा जनरल टर्म्स में इसका आइडिया ले लेते हैं देन विल सी इफ द एग्जामिनर आस्क यू टू डिस्क्राइब थ्री फेज एसी सप्लाई व्हाट शुड यू बी राइटिंग राइट ये हमारे पास एक जनरल सर्किट है थ्री फेज एसी सप्लाई का बेसिक्स देख लेते हैं वी हैव थ्री कॉइल्स यकीनन किसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की होंगी उससे हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा राइट सो वी हैव थ्री कॉइल्स दे हैव अ कॉमन जंक्शन और इन तीनों का जो common junction है it is connected with ground right so they have one common junction and बाकी जो तीनों का other junction है it is connected with जो भी external circuit होगा आपके पास वो right and one thing that you should notice here is अगर मैं इस coil C की बात करूं right so इसके और न्यूट्रल के दरमियान जो potential difference आ रहा है it is 230 कॉइल ए के लिए बात करूं इसके और न्यूट्रल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इट इज 230 एंड द सेम अप्लाइज फॉर कॉइल बी एज वेल ठीक है तो किसी भी एक कॉइल और न्यूट्रल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज 230 लेकिन इफ यू सी किसी भी दो कॉइल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सी कॉइल सी और कॉइल बी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस दिस राइट हियर इट इज 400 वोल्ट्स कोई ए और कोई सी के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 400 वोल्ट्स सो मुझे एक तो बात यहीं से पता चल गई कि थ्री फेज एसी सप्लाई अगर मैं अभी तक की अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जरा कंपाइल करूं तो मैं कहूंगी कि ये एक एसी सप्लाई है जिसमें हमारे पास तीन जो है वो हाई टर्मिनल्स हैं एक हमारे पास तीनों कॉइल्स का न्यूट्रल टर्मिनल है विच इज ग्राउंडेड सो ऑल इन ऑल वी हैव फोर टर्मिनल्स किसी भी एक टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज 230 बट किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज 400 वोल्ट्स राइट एंड अगर मैं इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देखूं तो सी हमारे पास तीन अलग अलग कॉइल्स हैं जिससे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है राइट सो हम पहली वेव फॉर्म बनाते हैं as it is लेकिन you see here we have two more waveforms तो आउटपुट में आपको तीन alternating waveforms मिलती हैं and let me tell you these three alternating waveforms are not randomly oriented you will see that there is a constant phase difference of 120 degree between these three waves right यानी जब start पहली वाली अगर जीरो पर स्टार्ट हो गई है दूसरी वाली कब स्टार्ट हुई है जब पहली अपने 120 डिग्री पर पहुंच गई है सी इट इज 90 इट इज 120 राइट हियर राइट एंड जब यही पहली वाली अपने 240 डिग्री पर पहुंच गई है क्लियर सो तब आप देख रहे हैं यहाँ पर सी 240 डिग्री तब आप देख रहे हैं कि तीसरी वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है तो हम अपनी बेसिक जो अभी तक हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे उसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि थ्री फेज एसी सप्लाई सिर्फ तीन वेव फॉर्म्स नहीं देती आउटपुट पे ये तीन वेव फॉर्म्स 120 डिग्री अपार्ट देती है आउटपुट पे राइट एंड जो हम जाहिर है ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि इतने इतने डिफरेंस पर वेव फॉर्म आ रही है जनरली जो हम डायग्राम बनाते हैं वेव फॉर्म बनाते हैं टेस्ट दिस वन पहली वाली का जब जीरो है दूसरी वाली अपने 120 पे है आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तक आपको पता है कि एक वेव फॉर्म में किस पॉइंट पे हम किस फेज को शो करते हैं नहीं भी पता तो चलें जल्दी से देख लेते हैं इट इज 0 90 180 270 and this is 360 so if I'm saying 270 इधर है तो 240 कहीं यहाँ पर होना चाहिए ये वाला पॉइंट यानी अगर मैं 240 से बनाऊं तो कोई वेव ऐसे शुरू ठीक है एंड 90 यहाँ पर है 180 यहाँ पर है तो व्हाट डू यू से 120 कहाँ होना चाहिए यहाँ पर कहीं पर तो अगर मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई वेव फॉर्म 120 के डिफरेंस के बाद स्टार्ट हो रही है तो मैं इतना वाला पार्ट छोड़कर आगे से बनाऊंगी राइट यानी आई शुड बी ड्रॉइंग दिस थिंग ठीक है अब ये दो बातें जहन में रखें और इस वेव फॉर्म को देखें फर्स्ट स्टार्टेड एट जीरो दूसरी कब स्टार्ट हुई जब ये जीरो थी तो दूसरी वेव फॉर्म वाज ऑलरेडी एट 120 एंड तीसरी वेव फॉर्म वाज ऑलरेडी एट 240
सी, एंड देन बाकी सबका पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। ऑल्टरनेटिवली रिपीट हो रही है, अपनी पोलैरिटी को भी चेंज कर रही है, एंड सी एक बड़ा वेल डिफाइंड सा पैटर्न है, बट स्टिल देयर इज 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री आउटपुट वोल्टेजेस। लेट्स जस्ट सी, अब वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो अब हमें समझ में आएगा व्हाट इज थ्री फेज एसी सप्लाई। सी, in three-phase AC generator, there are three coils inclined at 120 degree to each other, each connected to its own pair of slip rings. जाहिर है किसी alternating current generator से आ रहा होगा. When the coil rotates in magnetic field, an alternating voltage is generated across each pair of slip ring. कॉइल हमने बस वो एक ऐसे दिखाई है, ठीक है, हमने पूरा पेयर ऑफ स्लिप रिंग नहीं दिखाया हुआ इस डायग्राम में। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस इज 120। जनरेटर में हम पढ़ते हैं दो स्लिप रिंग्स होते हैं जिसको हम वन पेयर ऑफ स्लिप रिंग कहते हैं, राइट। और हम कहते हैं जब जनरेटर की कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो उस स्लिप रिंग के तक जो है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है जो फिर वहां से किसी एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचता है, राइट। यहाँ पर क्या है, थ्री फेज एसी सप्लाई में एक कॉइल के बजाय तीन कॉइल्स है, इसीलिए दो स्लिप रिंग्स के बजाय या एक पेयर ऑफ स्लिप रिंग के बजाय वी हैव सिक्स स्लिप रिंग्स या थ्री पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स। क्लियर। और ये वो आपसे कह रहे हैं कि हर एक जो पेयर ऑफ स्लिप रिंग है इट इज कनेक्टेड टू एक कॉइल जो है वो एक पेयर ऑफ स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, एंड दीज थ्री कॉइल्स आर ओरिएंटेड एट 120 डिग्री। सो आउटपुट पे आपको हर पेयर से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, बट तीन पेयर्स के जब आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को कंपेयर करें तो दे विल बी 120 डिग्री अपार्ट। When the phase of voltage across one pair of slip ring is 0, phase of second pair of slip ring will be 120 and that of third pair will be 240. Instead of six terminals, that is two terminals for each pair of slip ring, the machine has four terminals as the starting points of all three coils has a common junction, earth to the shaft of generator. The other three ends of the coil are connected to three separate terminals on the machine. अभी हम पीछे देख रहे हैं एक कॉमन, तीनों का एक एक टर्मिनल जो है वो कॉमन करके ग्राउंड कर दिया गया है, एंड जो बाकी एक एक टर्मिनल है वो कनेक्टेड है। Voltage across each terminal and neutral line is 230 volts, but the voltage across any two lines is 400, something we have already seen, right? एग्जामिनर आपसे इसके एडवांटेज भी पूछ लेते हैं, जाहिर है इस चैप्टर में से 2 नंबर का सवाल आ रहा है, अगर तो इसी आगा खान पैटर्न को हम फॉलो करें तो जाहिर है आपको कोई दो एडवांटेजेस भी आने चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट कैन यू राइट। नो ओवरलोडिंग as the total load gets divided into three parts. लोड तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बिकॉज तीन कोइल्स है जो वोल्टेज जनरेट कर रही है, सो ओवरलोडिंग का मसला नहीं होता। दूसरा, अगर मैं जनरल कोई एसी जनरेटर अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मेरे पास न्यूट्रल और उस कोइल के दरमियान 230 वोल्ट्स आ रहा है, राइट। लेकिन अगर कोई हैवी मशीनरी है जिसके लिए मुझे 400 वोल्ट्स चाहिए, आई कैन यूज थ्री फेज एसी सप्लाई एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टू कनेक्ट द लोड बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स, राइट। जो हमारे पास कोयल के कोई भी किसी भी दो कोयल्स के दरमियान जो टर्मिनल्स है उनके साथ बस मैंने कनेक्ट कर देना है, एंड मुझे 400 वोल्ट्स की सप्लाई के तौर पे ये थ्री फेज एसी जनरेटर जो है ये काम करेगा। दिस इज ऑल यू शुड बी नोइंग अबाउट थ्री फेज एसी सप्लाई अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तब तक we'll start electromagnetic wave and इसका spectrum because I rate is the part of your learning objective as well. So let's get started. How do we explain electromagnetic waves and उसका spectrum ranging from radio waves to gamma rays? अभी तक हम पीछे इस चैप्टर में देख चुके हैं, पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा, एंड देन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी देखा ना। हमने देखा कि जब किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज किसी रीजन में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, राइट। फिर आगे हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि जब किसी कॉइल में से करंट पास हो रहा है, किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी हो जाती है। सो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकती है, राइट। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है अगर उसका चेंज इंक्लूडेड हो। इसी चीज को जहन में रखते हुए it has been discussed that changing electric flux sets up a changing magnetic flux and vice versa. Each field generates the other and the package propels itself through the space.
electric and magnetic fields moving through a region of space in a direction mutually perpendicular to the direction of oscillation of electric and magnetic field. It's called electromagnetic wave. Let's say we have electric field here with this red one. See, it is alternating, it keeps on changing. ठीक? And then we have magnetic field in blue. It also keeps on changing. Clear? If the electric field is changing along y-axis and the magnetic field is changing along z-axis, do you see the wave, electromagnetic wave is proceeding forward in y-axis, x-axis, right? So this one is z-axis, this one is y-axis, and let's say this one is x-axis. ठीक है, so this is why it is very important for you to mention mutually perpendicular here. When we say mutually perpendicular, इसका मतलब है सारों के दरमियान 90 डिग्री का फर्क है, right? Electric field और magnetic field की variation are at 90 degree, and both of them are also at 90 degree to the direction of propagation of wave. So electromagnetic wave is nothing, it is just changing electric and magnetic field mutually perpendicular to the direction of propagation. राइट एंड क्योंकि 10th में जब हम इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ते थे ना, तो हम कहते थे कि ये जो है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और जो ऑसिलेशन ऑफ फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे कैन प्रोपगेट थ्रू स्पेस एंड वैक्यूम से प्रोपगेट कर सकते हैं, मीडियम से भी कर सकते हैं बट मैकेनिकल वैक्यूम से नहीं कर सकती, ये वैक्यूम से भी प्रोपगेट कर सकते हैं एंड वो भी स्पेसिफिकली एट द स्पीड ऑफ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? सो वही बेसिक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर. फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक वेव का नाम नहीं है, हमारे पास ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, राइट? डिपेंडिंग ऑन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है. अब उस हिसाब से इट रेंजेस फ्रॉम रेडियो वेव्स टू दी गामा वेव्स. लेट्स सी, जनरल आइडिया उसका भी हमारे पास होना चाहिए. सो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स आर रेडियो वेव्स, ठीक है? रेडियो के बाद वी हैव माइक्रो. इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है, बट इट इज ऑब्वियस कि इनकी वेवलेंथ रेडियो के मुकाबले में थोड़ी कम है, right? And as we move from radio to gamma rays, you can see wavelength कम होती जा रही है, और we can also say frequency increase होती जा रही है, right? So radio waves are the lowest frequency electromagnetic waves, or we can say longest wavelength electromagnetic waves, and gamma, we'll say that they have the highest frequency or they have the lowest or the shortest wavelength. And जाहिर है बाकी सारे तो जो हैं इसमें वो इनविजिबल हैं, हमें नजर नहीं आते, बट दरमियान में we have this visible region as well. ये हैं जो हमें नजर आता है. एक्सट्रीम कॉर्नर पे we have red right next to infrared, and then other side पे we have ultraviolet right next to violet, and इसका सीक्वेंस भी हम पढ़ते हैं ना, we have Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए, और बहुत भी हो तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, E इज इक्वल्स टू HF या E इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, राइट? H तो कांस्टेंट है, सो दिस जस्ट मेक इट मोर क्लियर फॉर यू कि जैसे जैसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है, राइट? इसीलिए यू सी दी एरो हियर, हमने लिखा है कि जैसे जैसे आप रेडियो से गामा की तरफ जाते हैं एनर्जी ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. And this equation on the other hand right here, it suggests कि wavelength and energy they are inversely related, right? So इस region की अगर मैं बात करूँ रेडियो की, इनकी wavelength सबसे ज्यादा है C, इनकी energy सबसे कम है, and इनकी frequency भी सबसे कम है, because ये H और C तो constant है, H is Planck's constant and C is speed of light, that is 3 exponent 8 meters per second. सिर्फ visible नहीं, gamma, x-ray, ultraviolet, infrared, micro, radio, all of them propagate at speed of 3 exponent 8 meters per second. Yes, इनकी frequency में फर्क है, and उसी वजह से इनकी energy में और इनकी wavelength में भी फर्क है, लेकिन properties इनकी change नहीं हो जाती. ये सारी प्रोपोगेट कर सकती है स्पेस से, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स है, ये सब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट?
but the only difference is the range of frequencies and wavelength. Now that we've seen electromagnetic waves क्या होती है, let's see waves produce कैसे की जाती हैं, इनकी transmission कैसे होती है, किसी दूसरे end of antenna पर ये receive कैसे हो जाती हैं, right? So पहले production की बात करते हैं. Production में one thing that we have agreed on so far is it is oscillating electric and magnetic field. So अगर आपको electromagnetic wave चाहिए तो आपको changing electric field की situation भी चाहिए और आपको कोई ऐसी situation चाहिए जिसमें magnetic field भी change हो रही हो, right? Let's see. अब देखें क्या कोई भी चार्ज एट रेस्ट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है. आप कहेंगे देखते हैं क्या इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और क्या वो चेंज हो रही है. सी इफ यू हैव अ चार्ज एट रेस्ट अंडर कंसिडरेशन तो इट इज ऑब्वियस उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर श्योर है. लेकिन अगर वो चार्ज रेस्ट पर है तो किसी एक फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, राइट. एंड हम तो अग्री कर चुके हैं कि आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो इसका मतलब है चार्ज एट रेस्ट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. How about if this charge starts moving with a constant velocity? Now that it is a charge, it has an electric field, it is moving. So अगर ये था यहाँ पर कहीं चार्ज मैं इस पॉइंट पर कंसिडर कर रही हूँ. जैसे जैसे ये चार्ज इस पॉइंट के करीब आता जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इंक्रीज होता है या डिक्रीज, पॉइंट टू मेंशन हियर इज इस पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया चार्ज एट रेस्ट से तो फिर भी बेहतर सिचुएशन है. लेकिन क्या हमें सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी? नो, we did not want changing electric field only, we wanted changing magnetic field as well, right? So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मूविंग चार्ज को हम करंट के तौर पे डील करते हैं, राइट. एंड हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं जब किसी वायर में से या कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट. सो हमने कहा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज भी हो रही है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी है पर चेंज नहीं हो रही, right? So the only problem we have with this charge moving at constant velocity, ये जिसको हम steady current कह सकते हैं, is magnetic field change नहीं हो रही. Magnetic field is not radiating in the space. So अगर वो वाला एक additional factor आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है electromagnetic wave जो है वो produce हो सकती है. कि अगर किसी वायर से एक कांस्टेंट करंट पास हो रहा है तो हम पढ़ते थे कि वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. एंड अगर आप चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो आपको करंट को चेंज करना पड़ेगा. दिस वाज द रीजन कि हम एसी जनरेटर्स में क्या करते थे, हम डीसी सोर्स नहीं थे यूज करते, हम एसी सोर्स यूज करते थे जिसमें हम कहते थे करंट खुद ब खुद मैग्नीट्यूड उसका चेंज होता जाएगा. जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाएगा. क्लियर? सी, so we do not need a charge at rest and we don't even need a charge that is moving with constant velocity. We need a charge that is accelerating because accelerated charge will give you a magnetic field that is changing. See, an accelerating charge gives rise to the changing magnetic field, which in turn generates electric field, changing electric field that propels through the space. And we've already seen that this changing electric and magnetic field propelling through space is what we know as electromagnetic wave. राइट. सो एक बात तो तय हो गई, अगर एग्जामिनर कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन आपको देते हैं 1 और 2 नंबर के लिए, अगर वो उसमें आपसे कह देते हैं कि बताएं एक चार्ज एट रेस्ट है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकता है, योर आंसर शुड बी नो. क्या एक चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है? नो. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करनी है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज, राइट. देन अब इसकी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक हवाला दिया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, राइट. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू लुक एट द एग्जांपल हियर, रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटेना जो है वो आप कंसिडर करें. एंटेना में क्या हो रहा है, सी यू हैव प्रोवाइडेड इट विद एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है. इस सोर्स की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा. इस सर्किट में जो भी करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंटेना में एक एंड से दूसरे एंड तक जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट. जैसे जैसे यहाँ पर सोर्स की पोलैरिटी चेंज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी.
राइट। सो एक तो मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दूसरा जो हमने यहाँ पर सोर्स यूज की है वो सिर्फ अपनी पोलैरिटी नहीं चेंज कर रही, वो तो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है। इसका मतलब है रिजल्ट में इस सर्किट से जो करंट पास हो रहा है, चार्ज के फ्लो होने की जो स्पीड है वो भी चेंज होती जाएगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि इस एंटेना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। जैसे जैसे सप्लाई कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। So in antenna, it meets the basic requirement, that is we have accelerating charges, right? इसीलिए इन accelerating charges की वजह से एक electromagnetic wave generate होती है। See, after every cycle of this input, right? When the potential alternates, the charge on the antenna reverses and gives rise to changing electric flux. This changing electric flux sets up an electromagnetic wave which propagates out in the space from the antenna. डिपेंडिंग ऑन आपने इस AC की फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट आउट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। सी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांसमिटिंग एंटीना वाइब्रेट 94,000 times each second, they produce radio waves having frequency of 94,000 hertz, or we can say 94 kilohertz. अगर आप किसी और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जनरेट करवाना चाहते हैं तो कोई ऐसी सोर्स आप यूज करें जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाए उस एंटेना के अंदर। क्लियर? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट हो रहे हैं एंड उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो इमिट आउट हो रही है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ या द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड जाहिर है दे प्रोपगेट अवे फ्रॉम द एंटेना। ट्रांसमिशन आपने देख ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अब ज़ाहिर स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं एंड देन किसी रिसीविंग एंड पर जाकर रिसीव हो जाती हैं। प्रोपोगेशन के लिए बेसिक आइडिया हम पीछे देख चुके हैं, वही एक आध पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे प्रोपोगेट आउट इन द स्पेस फ्रॉम द एंटेना ऑफ द ट्रांसमिटर. They do not require a medium for their propagation and they can propagate through vacuum at the speed of light. While going from one medium to another, electromagnetic waves change their wavelength and hence their speed while keeping the frequency constant. Frequency same रहती है। हम इस स्पेस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सारों की जो स्पीड होगी वो 3 एक्सपोनेंशियल होगी, बट हम बेसिक 10th मेट्रिक में और 10 में भी हम ये बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है और जो स्पीड होती है ये हर हाल में फिक्स नहीं होती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये वाले जब हम केसेस पढ़ते हैं उसमें जब हम ये पढ़ते थे कि जब वेव किसी भी दूसरे मीडियम को एनकाउंटर करती है तो मीडियम में एंटर होने पे वेव की वेवलेंथ चेंज होती है एंड उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, सो दैट अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये उसी सेम बात का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती है तो इस स्पीड से प्रोपोगेट करती है, वैसे तो वैक्यूम में, लेकिन जब आप किसी मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में जाने पर इसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है बट फ्रीक्वेंसी अभी भी कांस्टेंट ही रहती है। लेट्स जस्ट सी रिसीव कैसे होता है दूसरे एंड पे। आप फॉर सपोज एक ट्रांसमिटिंग एंटीना से 94 किलो हर्ट्ज की एक रेडियो वेव इमिट आउट हो गई एंड वो प्रोपोगेट करते हुए किसी रिसीविंग एंटीना पर आ गई। रिसेप्शन के केस में क्या हो रहा है, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीविंग एंटीना पर एनकाउंटर करेगी, सी एंटीना के अंदर भी अगेन हैव इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखें हमने कोई सोर्स नहीं प्रोवाइड की, इसका मतलब है सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद से ऑसिलेट नहीं कर रहा, राइट। जैसे ही बाहर से इसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मिलेगा, द इलेक्ट्रॉन वुड स्टार्ट ऑसिलेटिंग डिपेंडिंग ऑन इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। इलेक्ट्रॉन oscillation start कर देगा। When electromagnetic wave impinges on a piece of wire, electrons in the wire they start oscillating under the action of oscillating electric field. जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड भी है बट बहुत जगहों पर जब आप पढ़ेंगे तो जब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेंशन करते हैं वो अक्सर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को मेंशन करते हैं। है अभी भी वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन है, उसके बगैर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनकम्प्लीट है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का जिक्र करके आगे बढ़ जाएंगे। दिस सेम इज द केस हियर। तो आपसे कह रहे हैं जब
EM वेव यहाँ पर इंसिडेंट हुई, एनकाउंटर किया एंटेना के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड ऑसिलेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, एक तो इनकी स्पीड चेंज हो रही है, ऊपर से इनके मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो सी सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट चार्ज फ्लो कर रहा है और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट है तो कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होगा। इस तरह सर्किट पे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इस वायर के अक्रॉस जनरेट हो जाता है। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, इसका मतलब है वोल्टेज चेंज कर रहा है अपनी पोलैरिटी को, राइट। तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना, यानी एक सेकंड में कितनी बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी शुड मैच द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी। यानी अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ तो 94 किलो हर्ट्ज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई थी इस रिसीविंग एंटेना पर, तो अब अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में 94,000 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। रिजल्ट में जो इस एंटेना के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 94 किलो। C. Frequency of the alternating voltage is same as the frequency of incident या intercepting wave. Each transmitter propagates the radio wave of one particular frequency. At the receiving antenna, voltage of one particular frequency can be picked up by connecting an inductance and a variable capacitor in parallel with one end of the receiving antenna. See, अब ऐसा तो नहीं है कि इस एंटेना पर एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इंसिडेंट हो रही है, नहीं ऐसा पॉसिबल। हजारों लाखों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पेस से प्रोपोगेट करके इस एंटेना पर जो है वो इंसिडेंट हो रही होंगी। तो इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा यहाँ पर, यानी कौन सी ऑसिलेशन है जिसको हम एम्पलीफाई करेंगे, इट डिपेंड्स। आपने अपने सर्किट में जो कैपेसिटर लगाया है, सी दिस एरो शोज इट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस क्या है, एंड आपने अपने सर्किट में जो इंडक्टर लगाया है उसकी इंडक्टेंस क्या है। क्लियर। इन दोनों के फॉर्मूला पर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, पर ही देखा था बल्कि लास्ट क्लास में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π C L। C और L की वैल्यू के हिसाब से आपके पास आपके सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। जैसे ही कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एंटेना पर इंसिडेंट करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिसीविंग एंटेना, अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेगा उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स, रिसेप्शन, बैकग्राउंड से बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे होंगे, एम्पलीफाई होकर कौन सा सिग्नल रिसीव होगा इस एंड पर, वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। एंड ये आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके कंट्रोल में, इंडक्टर की तो वैल्यू चले फिक्स है, कैपेसिटर की वैल्यू आप चेंज करेंगे आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। यानी इस वक्त आप चाहते हैं 94 किलोहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी आपका ये जो रिसीविंग एंटीना है वो रिसीव करे, आपने एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सेट की। नेक्स्ट आप चाहते हैं नहीं, अब 94 किलो वाली नहीं, इससे ज्यादा वाली कोई फ्रीक्वेंसी, कोई भी रैंडम वैल्यू आप चूज कर लें कि वो वाली ईएम वेव जो है ये हमारा सर्किट जो है वो एम्पलीफाई करके उसको रिसीव करे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आपको अपने सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को 94,000 से बढ़ाकर, लेट्स से हम चाहते हैं 108 वाली को एक्सेप्ट करें, तो मुझे इसको 108 बनाना है, यानी मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। एल की तो वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकती, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी इतनी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होकर 108 किलो हर्ट्ज पर पहुंच जाए। जैसे ये होगा, अब ये जो मेरा रिसीविंग एंटेना है 94 किलोहर्ट्ज वाले के बजाय 108 किलोहर्ट्ज वाली इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिग्नल को एम्पलीफाई करना शुरू कर देगा। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है कहाँ, रेडियोज में। रेडियोज में आप देखते हैं जब आप नॉब को रोटेट करवाते हैं, अभी आपने नॉब को किसी एक सर्टेन पोजीशन पर रखा हुआ है एंड आप FM 101 सुन रहे हैं, राइट। आप नॉब को थोड़ा सा रोटेट करें तो अब FM 104 सुन रहे हैं आप। ऐसा क्यों हो रहा है, नॉब को रोटेट करने से क्या होगा, सी जो भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है वो तो सारे के सारे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे। आपका रेडियो इस वक्त कौन से सिग्नल को रिसीव करेगा, इट डिपेंड्स कि आपने अपने सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या फिक्स की है। सो बेसिकली जब आप उस नॉब को रोटेट कर रहे होते हैं तो आप अपने उस रेडियो वाले सर्किट की कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस चेंज हुई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब ये जो न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई है
ये बाहर वाली जिस भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से मैच होगी वो वाले सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाएगा एंड अब आपको उस स्टेशन पे क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो आप जो है वो सुनने लग जाएंगे, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट्स जस्ट सी, यहाँ पर बल्कि खैर वही बातें लिखी हैं जो मैंने अभी बताई हैं, पर चलें एक बार रीड कर लें ताकि आपको पता हो एग्जामिनर अगर कुछ लिखने को कहे तो आपको क्या लिखना है। Each transmitter propagates the radio wave of one particular frequency. At the receiving antenna, voltage of one particular frequency can be picked up by connecting an inductance and a variable capacitor in parallel with one end of the receiving antenna. The resonant frequency of receiving antenna is so adjusted, which we are going to adjust by changing the value of variable capacitor, that now it matches the transmitting frequency to be picked up. At this frequency, the circuit will resonate and will build up a large response to the radio wave it is tuned for. I hope it was worth it. Production, propagation, and reception. Last, बस ये एक slide देख लेते हैं. Last concept we have is amplitude modulation, which we refer to as AM, and then we have frequency modulation as FM. Modulation क्या है? It is just a process जिसमें आप low frequency signal को combine कर देते हैं high frequency radio waves के साथ, राइट? रेडियो वेव्स में भी हमारे पास दो रीजन होते हैं, राइट? एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है. एक्चुअली हमें पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. रेडियो वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद बाकी वेव्स के मुकाबले में कम ही होती है. बट रेडियो वेव के जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनकी हम बात करें, एक एंड इज लो फ्रीक्वेंसी एंड दूसरे की कंपेरेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी. This high frequency is referring to the high frequency of radio wave, not the high frequency of electromagnetic spectrum in general. See, दो तरह की modulation है. First we have amplitude modulation, the type of modulation in which amplitude of the carrier wave is increased or decreased as the amplitude of the superposing modulating signal increases or decreases. See, ये मेरे पास modulated wave है, ये इनपुट थी मेरे पास कैरियर वेव और ये मेरे पास इनपुट ऑडियो सिग्नल था. कैरियर वेव को मैंने मॉड्यूलेशन की ऐसे कि इसका एम्पलीट्यूड ऑडियो सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट हो गया. जब ऑडियो सिग्नल का इनपुट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तब इसका भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. जैसे जैसे इस ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, सी इसका भी एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है. मिनिमम पे दिस वन, ये बात जहन में रखिएगा जब एग्जामिनर ये ड्रॉ करने को कहे, जैसे पास पेपर में वो ऑलरेडी कह चुके हैं. सो आपने नेगेटिव पीक पर या लोएस्ट मैक्सिमम पर जीरो रखना है, राइट? डोंट डू दिस कि जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे आप वहां पर जीरो रख दें, ठीक है? सो बस ये बात ध्यान में रखें, जब पॉजिटिव पीक है वहां पर आपने मॉड्यूलेटेड वेव का पीक बनाना है एंड जब नेगेटिव पीक है वहां पर आपने मॉड्यूलेटेड वेव का जीरो एम्पलीट्यूड शो करना है. दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एज वेल. इसमें क्या होता है, अगेन आपके पास एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है एंड देन ये आपके पास कोई ऑडियो सिग्नल है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना चाह रहे हैं. यानी अब ये जो आपकी कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड एज इट इज रहेगा, सी एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा बट इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है. जहां पर पॉजिटिव पीक है वहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सी the oscillations are closest to each other. and जहां पर negative peak है वहां पर frequency minimum है, see the waves are farther apart as compared to the region जहां पर ये positive peak से correspond कर रही थी, ठीक है? तो पास पेपर में एग्जामिनर आपसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्क्राइब करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिस्क्राइब करें. आपने वन वर्ड इसकी डेफिनेशन दे दी. जब आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, राइट? एंड दूसरा एग्जामिनर पास पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वो आपसे कहते हैं कि ये रही कैरियर वेव और ये रहा आपके पास सिग्नल, आप मुझे इसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बनाकर बताएं और आप मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी बनाकर बताएं. तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न. जस्ट ये वाली कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि आप इस पर डिफरेंशिएट करने लग जाएं, राइट? आपने पॉजिटिव पीक पर और नेगेटिव पीक पर वैल्यूज को ध्यान में रखना है. देन
आपका ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो इसके बारे में आपको कोई 3 पॉइंट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर 2 नंबर के लिए कोई सवाल पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट कम अप विद 3 पॉइंट्स अपनी एहतियात के लिए। तो आपको पता होना चाहिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये किलोहर्ट्ज में, लेकिन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो रेंज है वो ज्यादा है। ठीक, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से लो क्वालिटी ट्रांसमिशन देती है, अफेक्ट हो जाती है, डिस्टोर्शन आती है। फ्रीक्वेंसी कंपेरेटिवली बेहतर है, लेस अफेक्ट होती है। ठीक, लेकिन फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक फायदा है कि ये ऑब्स्टिकल्स को, हाई बिल्डिंग्स को आराम से क्रॉस कर जाती है, which is not the case with frequency modulation here. I hope this made sense. This is where we end this chapter. Allah Hafiz.